अमेरिका में जो सदारती महल है जिसको वाइट हाउस कहा जाता है, वहाँ के ओवल ऑफिस में एक तकरीब थी, दिवाली की तकरीब। उससे में ज़ाहिर है कि इंडियंस ओरिजिन के जो अमेरिकन्स और इंडियन नेशनल्स थे वो शरीक थे, और जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उन शुरका से खिताब करते हुए ये बावर करवाया और ये यानी एक तरह से इंकशाफ किया। खैर वो ओपन सीक्रेट है, वो कोई ऐसा भी इंकशाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर कहा कि मैंने मोदी को ये कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी, और उन्हें मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने जो तिजारत है अमेरिका के साथ उसको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर के ऊपर यूज़ किया। और अगरचे इस जंग में पाकिस्तान ने उनके 7 त्यारे गिराए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो जंग बंदी के ऊपर राज़ी हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मोदी को ये भी कहा कि तुमने रशिया से ज़्यादा तेल नहीं ख़रीदना, एक सर्टन लेवल से आगे नहीं जाना, क्योंकि उससे रशिया को फ़ायदा होगा, और रशिया को अगर फ़ायदा होगा तो जाहिर है कि वो पस मंज़र इसका कि यूक्रेन की जो जंग है उसमें उसका पल्ला भारी रहेगा। तो अगर आप इस जो स्टेटमेंट है कि मोदी की तनाबें कहाँ से खींची गई उसको जहन में रखें, और पाकिस्तान के तरफ से जो जवाब था मई में उसको भी जहन में रखें, और फिर जो हालिया दिनों में वहाँ पर जो स्टेटमेंट्स जारी की जा रही थी पॉलिटिकली, क्योंकि बिहार के इंतखाबात हैं, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पिछले चंद दिनों में 2 दिन पहले काकूल में खिताब करते हुए भारत को मुतनबे किया था कि हम उनकी जो हरकत व सकनात हैं, उनके जो इरादे हैं उनको जानते भी हैं, भांपते भी हैं, और उनको हर तरह का जवाब देने के लिए वो जो वसअत पसंदी वाला उनका जो ख्याल है, जो डॉक्ट्राइन है कि भारत जो है वो तूलो अर्ज़ में वो बहुत बड़ा है, उसकी डेप्थ ज़्यादा है, तो हम उसकी ये भी गलत फहमी दूर कर देंगे अगर मुस्तकबिल करीब में भारत की तरफ से किसी भी किस्म की मुहिम जोई की गई। तो क्या भारत की तरफ से कोई मुहिम जोई हो सकती है ऐसी सूरत में जब उसको दुनिया की वाहिद सुपर पावर की तरफ से भी ये बड़ी वार्निंग दी गई हो कि तुमने ये 2 काम नहीं करना है, एक पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी, और दूसरा जो है वो रशिया के साथ कोई मोहब्बत की पींगे ज़्यादा नहीं बढ़ानी। तो ये एक मौजू है, इस पर हमने ज़रा गुफ्तगू करनी है। इसके अलावा आपको पता है कि जंग बंदी हो चुकी है, अमन मायदा 20 नुकाती वो वकूफ़ पज़ीर हो चुका हुआ है, उस पर अमल दरामद जो है वो भी एक तरह से है, लेकिन उसके बावजूद जो इतलात हैं वो गज़ा में तकरीबन 49 कल तक जो लोग थे वो शहीद हो गए थे। और आज जो है वो ख़बरें हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है, और जो गज़ा की सूरत हाल है उस पर खुलकर तबादला ख्याल किया है। ये भी जो है मौजू, इस पर भी हमने गुफ्तगू करनी है। बाकी सुहेल अफरीदी साहब को जो KP के वज़ीर आला हैं, उनको फैसल करीम कुंडी साहब ने मशवरा दिया है कि वो वफाक के साथ महाज आराई से गुरेज करें, लेकिन महाज आराई मुसलसल जारी है। ये गैलरी के साथ प्ले करने का सिलसिला जो है ये कितना मौसर तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिसको कहते हैं समर आवर साबित हो सकता है, उसका कोई फ़ायदा होगा, या फिर वो जो गैलरी की डिमांड होती है डू मोर, वो यानी फिर वो गैलरी के लिए प्ले करने वालों के लिए उसके ऊपर अमल करना नामुमकिन हो जाता है कि अब बात उस तरफ जाएगी और बिल आखिर जो है वो इनके पास करने को कुछ नहीं बचेगा, या फिर ये कोई वाकई सचमुच में कोई इनकलाबी तबीयत पाते हैं, और ऐसी इनकलाबी तबीयत जो पाकिस्तान के आइन, कानून और वफाक से कहीं बालातर है। तो इस पर हमने गुफ्तगू करनी है। बाकी स्मोग की जो सूरत हाल है उस पर मामला ये है कि क्रैक डाउन जारी है। 775 मुलजमान जो हैं वो जो करते हैं इसकी खिलाफ वर्जी, माहौलियाती आलूदगी में जो इजाफ़ा करते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। और बाकी जो बड़े एफ़र्ट है वो स्मोक गन्स दूर करने के लिए वाटर गन्स हैं, और भी कई इकदाम हैं, जिस तरह बारबेक्यू वगैरह जो कोयलों के ऊपर होता है लाहौर में, तो खैर वो बहुत ज़्यादा कल्चर है, तो उसको भी मना कर दिया गया है, पाबंदी है उसके ऊपर भी। लेकिन इसका हल क्या है, ये भी इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर ज्वाइन किया है लाहौर में गुफ्तगू करने के लिए ज़ुल्फ़कार महतो साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका।
खालिद क़यूम साहब तशरीफ़ रखते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, और अहमद बुड़ाइच साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। ये मोदी साहब जो हैं जी, जंग करने के मूड में आपको लगते हैं? इमरान, सबसे बड़ी बात यह, दो फिगर आपको मैं कोट करता हूँ। एक तो ये है कि जो इस साल का डिफेंस बजट है इंडिया का, वो है 80 अरब डॉलर। ठीक है। और जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो है कोई 80 से 100 अरब डॉलर। और इन एक्सपोर्ट्स के ऊपर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, प्लस चाबहार का जो रास्ता था उसके ऊपर वही पाबंदियां लगा दी हैं माफ कीजिएगा, जो ईरान के ऊपर लगी हुई हैं। रास्ते तो सारे बंद हैं। 80 अरब डॉलर, 80 अरब डॉलर का, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में और एक्सपोर्ट्स नहीं इंडिया की, लेकिन ये वो वाला बैलेंस है जो सामने नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो 80 अरब डॉलर है, ये वो कहाँ से निकाल रहा है? मैं आपको वर्ल्ड बैंक की इसी महीने की रिपोर्ट कोट करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, पॉवर्टी एंड इक्विटी ऑफ इंडिया इन इंडिया। वो कहते हैं कि जी के 4.20 यानी 4.20 डॉलर पर डे की इनकम वाले से कम इनकम के लोग जो है वो गरीब होते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन नहीं। वो कहते हैं कि 23.9% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन गरीब हो गई है। 23.9%। और ये बंदे बनते हैं 34 करोड़ 66 लाख। ठीक। 50 करोड़ इंडियंस हैं वो बेरोजगार हैं या बेकार हैं। इनमें से 29% जो नौजवान हैं जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, जिनके हाथों में डिप्लोमे हैं, 29% इन बेरोजगार 50 करोड़ में से वो हैं जो मोदी को ये अपनी डिग्रियां दिखा रहे हैं कि तुम लड़ना चाहते हो, कभी उससे जंग, कभी उससे जंग, कभी उससे जंग, तो हमारी तरफ तो देख लो। 16.324 करोड़ यानी 16.25 करोड़ लोग वो हैं जिनके पास बुनियादी पानी पीने की कोई सहूलत नहीं है। और 43 करोड़ 36 लाख इमरान साहब इंडियंस वो हैं जिसके पास सैनिटेशन की बुनियादी फैसिलिटी नहीं है। यानी मैं आपको क्या बताऊं कि कभी दिल्ली में कभी वो जो ट्रैक है ना रेलवे का, अगर सुबह सवेरे कहीं आप उसका नज़ारा कर लें तो आप मोदी के, मैं क्या कहूँ कि क्या कहेंगे उसको, कि लोग वहाँ पे बाथरूम ओपन में वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं और सैकड़ों मरते हैं हर साल ट्रेन के नीचे आके। यार ये इस मुल्क की हालत है। और ये कहता है कि हमने जंग करनी है। हमारा वो कल विक्रांत पे खड़े होकर दिवाली का फंक्शन मना रहा था, तो वो ये कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो कहा है ना कि पाकिस्तान से जंग नहीं करनी, ये एक्चुअली पाकिस्तान के मफाद से ज्यादा इंडिया का मफाद है। भाई इंडिया क्यों लड़ना चाहते हो? ये इतनी बड़ी गुर्बत के साथ तुम इससे लड़ो, इतनी बड़ी बेरोजगारी के साथ लड़ो। वैसे मुझे तो लगता है कि शायद इतना हौसला भी नहीं रहा उसमें लड़ने का, और शायद ये पॉलिटिकल गिमिक्स वो करने की इमरान, अब इंडिया के अंदर से लोग बागी होना शुरू हो गए हैं, इस बात पे क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं कि मोदी साहब ये लड़ाई खेल के हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हमारी तो अपनी, और जो इनका हशर होगा ना अगले में, ये बीजेपी बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी। जो हालात है। खालिद क़यूम साहब, बिहार का इलेक्शन इतना अच्छा, मैं एक मिनट, बिहार से अब मुझे याद आ गया, जब मैंने पार्टी बताई ना 23.9% इंडिया की ओवरऑल, बिहार में 46%, यूपी में 46%, महाराष्ट्र में 46%। 46% गुर्बत का मतलब आधे लोग गरीब उन स्टेट्स के। ऐसे तो ये मोदी साहब देखें क्या। तो ये बिहार का इलेक्शन जो है वो इतना क्रूशल होता है कि उसके लिए इनको कोई ना कोई ट्रॉफी इस तरह की चाहिए होती है जो मुसलमानों के मुखालिफ हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, या फिर कोई इस तरह का एक्शन कि जिससे साबित हो कि जी कि वो जो हिंदुइज़्म है वो उसकी जय जयकार हो और जनाब हम फाते हैं, ये है ये मतलब। और फिर अगर यही है तो फिर उसको क्या उन लोगों को या इस सेंटिमेंट को कूल डाउन करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास अब ऑप्शन क्या है? जंग तो वो करने से रहे। देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो बिहार की रियासत है ये हिंदू माइंडसेट की सबसे बड़ी रियासत है, और इसके असरात पूरे इंडिया पर, पूरे भारत पर जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। और यही वजह है कि बिहार के इलेक्शन से पहले वो एक कशीदा माहौल दोबारा बनाना चाहते हैं, और इस तरह जो पाकिस्तान को धमकियां देने का सिलसिला है ये भी इंतहाबी मुहिम के दौरान जो है एक बार फिर शुरू हो चुका है। और ये भी आप जानते हैं कि फिर उनकी जो नॉर्दर्न कमांड है
उनके जो सरबराह हैं उनकी तरफ से भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की धमकी अमेज़ बयान दिए गए। और दूसरा अपने इंट्रो में इसका जवाब जो है हमारे फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने जो काकूल अकेडमी में अपने ख़िताब में इन सारी धमकी अमेज़ बयानात जो हैं भारतीय हुक्मरानों की तरफ से, भारतीय फौजी क़यादत की तरफ से, उसका जवाब जो है वाज़ेह तौर पर उनकी तरफ से दे दिया गया। और भारतीय हमारे फील्ड मार्शल की तरफ से भारतीय फौजी क़यादत को सख्ती के साथ ख़बरदार किया गया कि इस वक्त जो है दोनों ममालिक जो हैं वो दोनों एटमी ममालिक हैं, एटमी ताकतें हैं, और जो एनवायरनमेंट है, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है, उसमें जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब इससे इस पर जो है इसका जो अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो इस हवाले से बयान आया है और नरेंद्र मोदी से जो उनकी बातचीत हुई है और उन पर वाज़ेह कर दिया है और उनको ख़बरदार किया है, उसी तरह ख़बरदार किया है जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल ने भारतीय क़यादत को ख़बरदार किया था। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ख़बरदार किया है, नरेंद्र मोदी पर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के साथ किसी सूरत जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। और देखिए कि अब आपने देखा कि जब पाक भारत जंग में ज़िल्लत अमेज़ रसवाई के बाद जंग बंदी हुई और उसमें जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सहूलतकारी भी और उनका किरदार भी सामने आया, तो उसकी भी नफ़ी जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से की गई। और जो पाकिस्तान ने 7 त्यारे गिराए उनकी भी नफ़ी जो है उनकी तरफ से की गई। और फिर आपने देखा कि ये 7 त्यारे गिराए जाने की बार बार जो बयानात आ रहे हैं वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं जी। और ये भारतीय क़यादत जो है उनके लिए अज़ियत का बायस जो है वो बन रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि पाक भारत जंग में भारत की ज़िल्लत अमेज़ रसवाई और शिकस्त के बाद भारत को जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सफारती महाज पर जो बदतरीन शिकस्त हुई है उस पर भी भारत के अंदर भी नरेंद्र मोदी पर एक बहुत बड़ा दबाव और प्रेशर है। और एक मैं और बात बताऊँ कि ना सिर्फ भारत की अपोजिशन या भारतीय अवाम इस पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो बीजेपी की क़यादत है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी एक तकसीम जो है वो वाज़ेह तौर पर आ चुकी है। और एक दड़ा जो है वो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी तरह सरगर्म है और वो चाहते हैं कि अब आइंदा जो बीजेपी का वज़ीर आज़म हो वो नरेंद्र मोदी की जगह पर किसी और पार्टी की शख्सियत को जो है अब वो लाया जाए। और इस हवाले से भी जो इख्तलाफात हैं वो बीजेपी के अंदर बढ़ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर अब अक्सरियत जो है वो नरेंद्र मोदी की जो आमरीयत है उसका खात्मा चाहती है। और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इस इंटरनल दबाव की वजह से, पार्टी के दबाव की वजह से, बैनुल-अक़वामी सतह पर दबाव की वजह से अब जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो क्रेडिट था इस जंग बंदी में उसको पहले इनकार किया जा रहा था। और अब ये कि अब सरेंडर नज़र आ रहा है, नरेंद्र मोदी एक बार फिर सरेंडर करता हुआ नज़र आ रहा है कि रशियन आयल जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अब वो उसको जो है वो उसकी इंपोर्ट जो है वो ख़त्म करने की तरफ जा रहा है। उसकी इंपोर्ट जो है वो कम करने का वाज़ेह तौर पर जो है वो इशारा दे दिया है, क्योंकि जो जुल्फ़कार मैथू ने बात की कि 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है अमेरिका को भारत की, सही, और उस पर 50% टैरिफ जो है वो लग चुका है। और उसमें 80 अरब डॉलर में भी 10 अरब डॉलर जो है वो भारत की मेडिसिन की सिर्फ जो है वो एक्सपोर्ट है। बिल्कुल। और जो मेडिसिन की एक्सपोर्ट है इमरान साहब उस पर 100% टैरिफ है। भारतीय इकानमी जो है वो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हो चुकी है और इस दबाव के नतीजे में अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो मिन्नत समाजत पर आ चुके हैं कि किसी तरह हमारे साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो किया जाए और हमें हमारा जो टैरिफ है वो कम किया जाए। लेकिन भारत जो है इस पूरे खित्ते के अंदर जो है अब वो बदअमनी
और लॉ एंड ऑर्डर और अदम इस्तेहकाम पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और उसका भारत जंग में शिकस्त के बाद अब भारत का जो फोकस है वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पर भी हमारे फील्ड मार्शल ने वादे कर दिया कल कि हम हर कल तरह की जो- भारतीय जो प्रॉक्सीज हैं हाँ उनका खात्मा करेंगे, उनको कुचलेंगे। कुछ लेंगे। अच्छा जी, ये मैं यही अहमद बड़ाई साहब मुझे ये बताइए, कल तो आर्मी चीफ साहब ने बड़ी खुल के इसके ऊपर भी बात कर दी और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये वाली बात की गई है और बड़ा क्लियर कट कहा गया है। तो यानी अब जिस तरह अब उसके पास जो है वो तेल वाला ऑप्शन जो है रशिया से वो भी कोई नहीं है, जंग वाला ऑप्शन जो है वो शायद उनकी फ़ौज भी उस तरह से हिम्मत नहीं कर रही जिस तरह उन्होंने 300 किलोमीटर दूर अपने तैयारे पार कर दिए थे। इवन वो जो कल विक्रांत के साथ खेल रहे थे वहाँ पर खड़े होके, वो भी जंग के दिनों में वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तो यानी जंग वाला भी ऑप्शन नहीं है, तो ये जो प्रॉक्सी वाला ऑप्शन है ये भी कितना कारगर साबित हो सकता है उनके लिए, इस पे ज़रा आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब वैसे भी जब वो जंग हार जाते हैं तो कहते हैं कि जंग हारने के बाद जो बंदा बाद में बात करता है या बाद में किसी को कोई मौका लहराया जाता है वो अपने लिए होता है। और जब वो एक वाज़िया यानी कि एक वाज़िया शिकस्त उनको हुई और जो चश्मे फलक ने देखा और फिर पूरी दुनिया जो इसकी गवाह ठहरी कि जिस तरह आपको शिकस्त हुई है, तो अब ये जो थोड़ी बहुत जिस तरीके से वो कर रहे हैं, ये समझ ले कि वो एक वारदात कर रहे हैं कि हमारे जो हमसाए हैं यहाँ पर उनके ज़रिए से पाकिस्तान में वो जो प्रैक्टिस का खेल खेल रहे हैं उसका उसको जवाब मिलेगा जैसे उसको पहले जंग में मिला। अब ये देखिए कि सर ये देखें कि मतलब 2021 में जब काबुल पर तालिबान ने हमला किया तो तब भारत कहाँ था? इसने अपने 4 कौंसल खाने वहाँ से बंद कर दिए, उनके साथ अपने तमाम सफारती जो ताल्लुकात थे वो इनके साथ अपने ख़त्म कर दिए। और अचानक से इसको जब ये ज़िल्लत अमेज़ रसवाई हुई है और शिकस्त हुई है उसके बाद इसको अफगानिस्तान जो है वो याद आ गया। तो सो ये जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पनाह गाहों की बात की जाती है उनके खिलाफ सर 6 सूबे, उसके जो 6 सूबे अफगानिस्तान के 6 सूबे, उसमें हंटर है, हलमंद है, उसमें कंधार है, उसमें गजनवी है, इस तरह के जो सूबे हैं वहाँ पर जो यानी कि अफगानिस्तान के दाश के या जो टीटीपी के लोग हैं वो वहाँ पर जो है वो मुसलसल मतलब काम कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ सर कि हालिया अभी तो वो जंग की जो पोजीशन है वो पहले ही मतलब जंग की बेताबी से अभी तक बाहर निकले, वो इज़्तिराब का शिकार है और शिकस्त के जो अपने जख्म वो चाट रहा है और किसी तरीके से वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि जिससे मेरे लोग मुतमिन हो जाए। 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक जो है वो बिहार में इलेक्शन हो रहा है, वो किसी तरीके से अपने लोगों को सेटिस्फाई करना चाहता है। लेकिन वहाँ की जो कांग्रेस है या वहाँ की जो अपोजिशन जमातें हैं या जिस तरह से चॉइस साहब कह रहे थे कि जो उनकी इंटरनल जो अपनी पार्टी के लोग हैं उन्होंने मोदी के ऊपर जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया है। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयान है जो हालिया उन्होंने दिया है मैं उसको 3 तरीकों से देखता हूँ सर। पहले नंबर पर तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मेरे ख्याल से उन्होंने 50 बना दी इनको छेड़ने की, यानी कि वो बार बार जब भी वो ओवल ऑफिस में बात करते हैं या वो अमन मुआहदे में बैठे थे या वो किसी भी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो वो 7 जहाज़ों का जिक्र करते हैं और उससे यानी कि वो एक नरेंद्र मोदी की जो वो छेड़ बन गई है और वो कार्नर होकर आइसोलेट होकर जो मोदी है वो साइड पर बैठ गए हैं, वो कई आलमी मंजरनामे पर नजर भी नहीं आ रहे हैं। और दूसरे पर मैं ये समझता हूँ कि सर ये देखिए कि दुनिया ताकत के कानून को मानती है और लोग जो है वो जो दुनिया है वो ताकत के ताकतवर लोगों के साथ खड़ी होती है। इसीलिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप है यानी कि जंग से पहले के हालात आप देख लीजिए दुनिया के साथ और जंग के बाद जब पाकिस्तान एक बेहतरीन एक दफाई जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें इस खित्ते के जो तवाजन है जो उसको मतवादन किया है, बराबर किया है, बरकरार किया है, जो खित्ते में अपनी दाग बैठाना चाहता था तो उसमें जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया और पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि कम वसाइल में रहकर यानी कि हमसे 9 गुना उसका ज्यादा जो उसका दफाई बजट है उस जैसे मुल्क को उसको शिकस्त देना और चंद मिनटों में यानी कि चंद घंटों में उसको शिकस्त दे देना दुनिया ने ये तस्लीम किया। और 30 नंबर पर सर ये मैं बात ये समझता हूँ जो सबसे अहम मेरे नजदीक ये है कि सफारतकारी। आप ये देखिए कि सर बहुत यानी कि मैं थोड़ा सा अगर माजी का एक रेफरेंस आपको इसी हुकूमत की कोट कर दूं कि जब 16 माह की हुकूमत थी यही प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, और जब यह हुकूमत संभाली तो आप जानते हैं कि मुल्क के क्या हालात थे, यानी कि एक सियासी अफरा तफरी भी थी, माशी बहरान भी था और आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की थोड़ी सी जो पोजीशन थी वो कमजोर थी। जंग से पहले की बात कर रहा हूं तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान जो दिया जो हमेशा तारीख के जो जायचे में हमेशा नक्श रहेगा कि सबसे पहले रियासत है, हम रियासत को सबसे पहले बचाएंगे। और फिर देखिए कि रियासत को अपनी सफारतकारी से 3 नंबर पर यह बात है कि पाकिस्तान ने तीसरा नंबर आप तीसरी दफा कह रहे हैं यानी कि जो सफारतकारी जो अपने मुल्क को जो पहचान बनी
बनी है पूरी दुनिया में, वो बेहतरीन। अच्छा, एक अगले मीडिया टॉपिक से की बनी तरफ है। चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो शायद सारे टॉपिक्स को हम कवर ना कर पाएं। सुहेल अफरीदी साहब का मैं मामला देख रहा था, उनकी जो इनकलाबी तबीयत है वो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही कहें कि वो उभर के सामने आ रही है। फैसल करीम कुंडी साहब ने उनको कहा है कि जी कि वफाक के साथ महाजराई मत करें, उनका सूबा जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है और इन मुश्किलात से और सूबे के अवाम को निकालना वज़ीर आला की जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी अदा करें, कंस्ट्रक्टिव काम करें। तो खालिद कीम साहब मुझे ये बताएं कि बल्कि आप बताएं कि आपके ख्याल में जो है वो अगर आपके पास कोई फिगर्स हों हमारे साथ शेयर करने के लिए कि वहाँ पे गुर्बत का क्या लेवल है, वहाँ पे गवर्नेंस का क्या मामलात हैं, तो फिर मैं पॉलिटिकली जो है ना वो खालिद कीम साहब से बात करता हूँ। जी इमरान, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है वो कोई बलूचिस्तान से ज़्यादा अलग नहीं है। पॉलिटिकल हवाले से इस वक्त मैं फिगर तो आपको एग्जैक्ट कोट नहीं कर सकता, सही, लेकिन एक बात आप सोचिए कि फैसल करीम कुंडी साहब ने, गवर्नर साहब ने जो उनको मशवरा दिया है वो बहुत ही साहिब मशवरा है और बड़ा ही अहम मशवरा है। मसलन 4 करोड़ का सूबा है और 4 करोड़ के सूबे की कैबिनेट नहीं है। कैबिनेट मुस्तफा इम्पैक्ट केस में कैबिनेट ही हुकूमत होती है, वज़ीर आला हुकूमत नहीं है। यानी कोई अगर फैसला हुकूमती लेवल पे होना है तो वो कबीना नहीं करना है, तो भाई आप 2 बंदों की कबीना बना ले। कोई खैबर पख्तूनख्वा के गरीब लोग इस बात का इंतजार करें कि कब आपकी डियाला जेल में मुलाकात लेकिन हो। फैसले तो उनके हो रहे हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं भी कर हो रहा है। सकते, नहीं ये गैर फैसला आईनी काम। ये देखिए, ये फैसला सिर्फ इमरान साहब वो हो सकता है जो गवर्नमेंट नहीं कर रही, चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कर रहा होगा, तो ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। दूसरा देखिए ना, मैं आपको जो है ना लेटेस्ट ये जो इनकी यानी जिद है ना एक कि जी हमें एक तो यह कि इमरान खान से मशवरा का मौका दें। भाई ये कबीना के लिए कोई जिद नहीं, आपने हलफ उठाया था जब चीफ मिनिस्टर का, तो उसमें लिखा हुआ था कि क्या आपको इमरान खान से जो है वो मुलाकात कराई जाएगी तो आप चीफ मिनिस्टर के। अच्छा, ये खालिद कीम साहब मैं ये अच्छा नहीं, मैं एक मिनट, हाँ। मैं आपको लेटेस्ट एक अल जजीरा का इंटरव्यू दिया है मुल्ला याकूब मुजाहिद ने, जो वजीर दिफा है अफगानिस्तान के, जिन्होंने मुज़ाकरात किए दोहा जी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये जो तालिबान है ये पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी दहशतगर्द नहीं है और हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। अब ये जो सुहेल अफरीदी है और जो पीटीआई है, ये मुल्ला जो है वो याकूब मुजाहिद की लाइन पे कैसे चल रही है? ये बड़ा अहम क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 दिन पहले का इंटरव्यू है, ठीक है, ये मुज़ाकरात के बिल्कुल बाद का इंटरव्यू है। तो वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, ये भी कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, बातचीत की जाए। भाई कैसे बातचीत की जाए? इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस, मिलिट्री टू मिलिट्री, डिप्लोमेट टू डिप्लोमेट, गवर्नमेंट लीडरशिप टू लीडरशिप। यानी वज़ीर ख़ारजा 5 बार गए वहाँ पे। ये 3000 बार मुज़ाकरात की बात, हमने 3000 मुख्तलिफ डिमार्क्स दिए हैं वज़ारत ख़ारजा ने, हमारे कौंसल जनरल ने, हमारी इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस 800 कन्वर्सेशंस हुई। नहीं वो तो देखें, वो तो कोई शक वाली बात नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनों के साथ खड़े हैं तो फिर मतलब रियायत कैसी हो रही? रियायत नहीं करनी चाहिए इनके साथ पाकिस्तान के अवाम को, यानी खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये सवाल करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आला साहब, हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? ये जो उनका मैंडेट है, वफाक तो उनके मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं। नहीं मैंडेट देखिए, मैं कह रहा हूँ हलफ जो उठाया है, मैंडेट वो हलफ है जी, पाकिस्तान से। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि वफादारी वो अपनी जो है ना अपने लिए गड़ा खुद ही खोद रहे हैं। ये वफाक को कहना कि ये गाड़ियां वापस ले जाएं, वो खैर बलूचिस्तान वालों ने मांग ली बुलेट प्रूफ गाड़ियां, वो उधर चली गई। फिर अब एक वो जो है बलूचिस्तान वर्कशॉप जो है ना, वो बलूचिस्तान के हवाले से कल आर्मी चीफ साहब के साथ उनके मुलाकात हुई थी जो पार्टिसिपेंट्स थे, तो उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबों के उनसे भी मिलना होता है, ये उनके शॉर्ट कोर्स का हिस्सा होता है। तो केपी के वज़ीर आला ने, सुहेल अफरीदी साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। ये तर्ज अमल जो है ये महाजराई वफाक के साथ देखें, पॉलिटिकली अगर आपको वफाक में किसी और पार्टी की हुकूमत है तो आप उनके साथ सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वफाक के साथ एक यूनिट का जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है वो ख़त्म नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता। तो ये बात आपको किस तरफ जाती नज़र आ रही है? देखिए, जिस तरह 9 मई को ये जमात जो है आपने देखा कि जो वाक़यात हुए और किसके साथ खड़ी थी, दुश्मन के एजेंडे के साथ खड़ी थी कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारों को हदफ बनाया गया, उनको टारगेट किया गया, उन पर हमले किए गए। उसी तरह इस वक्त भी जो केपी हुकूमत है और पीटीआई जो है,
ख़ास तौर पर KPK के अंदर वो पूरी तरह जो है वो पाकिस्तान के साथ, रियासत के साथ, वफाक के साथ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो है वो नहीं खड़ी, बल्कि वो जो है वो दहशतगर्दों के साथ जो है उनकी आपको हमदर्दियाँ नज़र आएंगी, उनका नरम गोशा नज़र आएगा। और अफ़गानिस्तान के लिए देखिए कि जब जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया तो उस वक्त जो हैं वो ये जो KP के नए वज़ीर आला हैं उनके क्या जज्बात थे, उनके क्या बयानात थे, और उनका तो शायद एजेंडा ही यही है जो अडयाला जेल से दिया गया है कि KP के अंदर ऑपरेशन की मुखालफत करनी है, और इस तरह अफ़गानिस्तान जो है उनके साथ जो वहाँ से दरअंदाजी हो रही है, जो दहशतगर्द आ रहे हैं और दहशतगर्दी हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए कोई किरदार अदा नहीं करना। और यही वजह है कि कितने रोज़ हो चुके हैं कि वो KP के वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हुकूमत KP की एक ऐसे सूबे में जहाँ दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ पर पूरा हुकूमती ढांचा जो है वो गैर फाल है। और जब उनको उनकी जो KP की पुलिस और FC जो है उनकी तरफ से डिमांड की गई कि हमें जो है वो ख़तरात जो हैं वो बढ़ चुके हैं, हमें बुलेट प्रूफ बार गाड़ियां दी बार जाए। समझाने के बावजूद जिसको समझ ना आए उसका इलाज क्या है? और देखिए कि उनका इलाज जो है वो जो है वो तो मैं किसी तो साहब को कोई इलाज समझ आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए तमाम इलाज जो है ना इमरान वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। हाँ लिखे हुए जो हैं। गैर कानूनी अगर करेगा तो इलाज लिखा हुआ है, लिखा हुआ इशू है। नहीं। तो वही ना जो इलाज जो हमारे KP के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने उनको समझाने की कोशिश की है, उसकी कुंजी भी उनके पास ही है। तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से अब जिस तरह वहां पर नब महाजराई से मामलात आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये आपको लगता नहीं कि जितना ये काबीना की तश्कील में लेट करेंगे, देखें बात ये कि कहते हैं कि मैं अडयाला जेल जाऊंगा तो काबीना बनाऊंगा। अब अडयाला जेल वाले की एक पिटीशन थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो फैसला जो है वो यानी वो मौजूद है, यानी वो इम्प्लीमेंट उसके ऊपर हुआ और नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो लागू हुआ। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये सारे लोग गए थे कि जो शख्स सजा याफ्ता हो वो किंग मेकर नहीं हो सकता। तो अब ये किंग मेकर का मतलब एक तो अपनी ही बात का ये कह लें कि फिर रहे हैं एक तरह से यूटर्न, एक तरह से कि जिसके लिए गड़ा किसी के लिए खोदा था अब उसमें खुद गिर रहे हैं। तो अब कानूनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये लॉ जो किंग मेकर नहीं हो सकते अडयाला जेल वाले साहब जो हैं, तो उनसे मशवरा करना है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये कानून की बल्कि आप समझें खिलाफ वर्जी है। जितना डिले करेंगे इनके खिलाफ केस वफाक का उतना स्ट्रांग नहीं होगा। ये देखिए इनके खिलाफ पहले रोज से जिस रोज मुंतखब होने के बाद उन्होंने अवान के अंदर जिस तरह रियासत महालफ और वफाक महालफ जो तकरीर की थी उसमें पहले रोज से इनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट बन रही है। और चार्जशीट जो है इसी तरह हर रोज कोई ना कोई नया वाकया इस चार्जशीट में शामिल हो रहा है। देखिए कि गंदम का मसला हो, वहाँ अमनो अमान का KP के अंदर मसला हो, तो उस पर भी और वफाक अजलास बुलाता है तो वो अजलास में नहीं जाते, अदम तावन कर रहे हैं हर मामले पर, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अदम तावन कर रहे हैं। और जिस तरह आपने फरमाया कि जो बलूचिस्तान पर नेशनल वर्कशॉप के जो शुरका थे उनको मिलने से जो है वो इनकार कर दिया, बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया, अपनी गाड़ी तो उनके पास। लेकिन अभी ये एक नेशनल मीडिया से मैं खबर आपको कोट कर रहा हूँ जो भी चल रही है कि अभी तक जो पिछली काबीना थी उसकी मरात जारी हैं, घर अभी तक उनके पास हैं, और मतलब ये कि गाड़ियां भी उनके पास हैं। तो बेसिकली तो आप यूं समझे कि ये शोबदाबाजी, सियासी शोबदाबाजी कर रहे हैं, और ये सियासी गैलरी से प्ले कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये सियासी शोबदाबाजी इसलिए कर रहे हैं कि उनको अडयाला जेल से एक ही एजेंडा दिया गया है कि मुझे जो है वो किसी सूरत वहां से निकालने के लिए जो अली अमीर गंडापुर पूरा नहीं कर सके तुम पूरा करने की कोशिश करो। तो मैं नहीं समझता कि ये अली अमीर गंडापुर से कोई बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अली अमीर गंडापुर जो है उसने तो कुछ रास्ते बना लिए थे,
लेकिन फिर अडयाला जेल की अपनी हट दर्मी और पीटीआई की जो दीगर लीडरशिप है उनकी जो हट दर्मी है उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। 26 नवंबर को जो वाकयात हुए थे इस्लामाबाद में, उससे जो है वो जो कुछ मिल सकता था वो भी। आपको लगता है मेहतों साहब कि 26 नवंबर को जो है वो पिछले साल की वो एक तरह से सालगिरह, बरसी, जो भी आप कहना चाहें, एनिवर्सरी कह लें, जो भी कहना चाहें, वो कोई ये मुहिम जो ही कर सकते हैं दोबारा इस्लाम? ये मैं आपको मैं तो सब एक बात मैं सिर्फ कर दूं कि इसी एजेंडे के लिए, यही एजेंडा हासिल करने के लिए ये नवंबर में कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं, यही अडयाला जेल से इसी तरह का एजेंडा लेने के लिए जा रहे थे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए उन्होंने कितनी ख्वाहिशात आपको बताई हैं, हाँ, तो उसमें एक भी नहीं हुआ। यानी पूरे मुल्क में इन्होंने कहा कि छतों पे चढ़ के अजाने दें, किसी ने सुहेल अफरीदी साहब के आपको लगता है कोई नहीं कि वो निकला। कितने दिनों में जो है वो अपना रंग दिखाएंगे? मुझे तो लगता है वो 6 महीने में वैसे ही फारग हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि इमरान खान जो है वो, यानी कि जो बानी पीटीआई है माजरत के साथ, यानी कि जो बानी है वो किसी के ऊपर ना ट्रस्ट करते हैं, और जो बंद गली में गए हैं वो खुद ही गए हैं। और सियासत में ऐसे नहीं होता, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को डायलॉग करने चाहिए अगर वो मामला को बेहतर करना चाहते हैं। अगर महाजराई करनी है तो 40 अरब के स्कैंडल केस से महाजराई करें, महाजराई करनी है तो सूबे के हालात बेहतर करने के लिए करें, महाजराई करनी है तो फिर बिलियन ट्री में करें, महाजराई करनी है तो जो सूबे के पैसे, जो बजट जो अली बिन गंडापुर ने वफाक पर चढ़ाई करने के लिए लगाए थे, पंजाब पर आने के लिए लगाए थे, उस पर करें। और ये जो आपने अभी जो खबर दी है कि जो वो चीजें इस्तेमाल करें, ये सूबे की चीजें अमानत है। जब आपके पास कबीना नहीं है आईनी तौर पर, तो ये आप गैर आईनी काम कर रहे हैं। इसका भी मैं समझता हूँ कि नैब को या वहाँ की जो हरारकी है उसको नोटिस लेना चाहिए कि ये किस कैपेसिटी में, किस क्वालिटी में ये कर रहे हैं। बिल्कुल जी। और मतलब इस वक्त तक तो ये है कि जो नेशनल एजेंडा है वो कहीं पीछे रह गया है, और जो ज़ाती एजेंडा है वो रियासत से कहीं आगे निकल गया है। तो इस तरह की सियासत जो है वो क्या देरपा हो सकती है, फ्रूटफुल हो सकती है? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।